स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम। आप देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन एक्सरसाइज 8.1 है और मैथमेटिकल इंडक्शन को आप यूज करते हैं प्रोपोजिशंस को प्रूव करने के लिए। अब आप जानते हैं कि एंटी टेस्ट में प्रूफ आपने नहीं करने होते, तो अगर 8.1 में से कुछ क्वेश्चंस आपको मिले तो उनको किस तरीके से आप आंसर करेंगे ये भी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप उसको कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे आपने उसको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आप देखें कि 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर तो 20 या 21 तक जो क्वेश्चन है वो सारे आपको सीरीज वाले दिए हुए हैं। अब सीरीज वाला क्वेश्चन आप किस तरह करते हैं, फॉर इंस्टेंस हमें क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करते हैं, वी हैव अ सीरीज 1 + 5 + 9 अप टू सॉन 4n-3 इज इक्वल्स टू। अब ऑप्शंस देखें, वी आर हैविंग अल्फा n+1 बीटा n इंटू n-1 चार्ली 2n+1 और डेल्टा n इंटू 2n-1। अब आप देखें कि चैप्टर नंबर 6 के लास्ट में 6.11 एक्सरसाइज जब आपने की थी तो वहां पर आपने सीरीज का सम फाइंड आउट करने का एक ट्रिक पढ़ा था। उसी ट्रिक को हम यहाँ पर यूज करने लगे हैं और जितने भी क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेंगे 8.1 में वो सारे आपने उसी ट्रिक के साथ कर लेने। वो ट्रिक था क्या? वो ये ट्रिक था कि आप सीरीज की फर्स्ट 3 टर्म्स को सम अप कर लेते हैं। अब आप इसको सम करेंगे तो बनेगा 9 + 1 10 और 5 15, तो इन तीनों का जो सम है 15 है। अब आप ऑप्शंस में क्या करते हैं, n की जगह पे 3 पुट करते हैं और जिस ऑप्शन में n को 3 पुट करने से 15 आ जाए वही ऑप्शन आपका आंसर है। अब n को 3 आपने क्यों पुट किया? क्योंकि आपने 3 टर्म्स को सम किया तो n को 3 पुट करेंगे। अब अगर यहां पर आप 4 टर्म्स को सम अप करते तो n की जगह 4 पुट करेंगे, 5 टर्म्स को सम अप करेंगे तो n की जगह 5 पुट करेंगे। तो 3 टर्म्स टू बी ऑन सेफ साइड हम यूज किया करते हैं। अब आप ऑप्शंस पे आ जाए, अल्फा ऑप्शन में n की जगह 3 पुट करेंगे तो बनेगा 4, तो अल्फा इसका आंसर नहीं होगा। बीटा में आप देखें n को 3 पुट करें, 3 - 1 2, 2 × 3 becomes 6, ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा। चार्ली में आप n को 3 पुट करते हैं, 2 3 6 + 1 7, ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा। डेल्टा में आप देखें n को 3 पुट करते हैं, 2 3 6 - 1 5 और 5 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, इसका मतलब इन ऑप्शंस के मुताबिक इसका आंसर डेल्टा बनता है, क्योंकि डेल्टा में जब आप n को 3 पुट करें तो आपका आंसर 15 आ रहा है। तो ये ट्रिक आप पहले भी पढ़ चुके हुए हैं, इसको हमने यहाँ पर भी यूज करना है और जितने भी क्वेश्चन है मैथमेटिकल इंडक्शन में जो इस फॉर्मेट के ऊपर आपको नजर आते हैं उनको आप इसी ट्रिक के साथ प्रैक्टिस करें। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मिल सकता है एंटी टेस्ट के अंदर वो ये होगा कि क्वेश्चन की टाइप आप देखें, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू natural numbers 5n-1 is divisible by। अब इस तरह के क्वेश्चन भी 5 to 6 पार्ट्स हैं जो एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे जिस पे वो डिविजिबिलिटी की बात करता है। अब ऑप्शंस आप देखेंगे, हैविंग ऑप्शंस लाइक n = 5 और 3, n = 6, n = 4। अब आप देखें कि इनमें से ये 5n किस पे डिविजिबल होगा, इसको चेक करने का जो आसान तरीका है वो बताता हूं, क्योंकि अगेन हमने यहाँ कोई इंडक्शन वाले प्रोसीजर के साथ इसको नहीं करना। हम एक काम क्या करते हैं, हमें कहा हुआ है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और आप जानते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन है। आप इसके अंदर n की जगह वैल्यू पुट करें, 1 पुट करें और देखें क्या आंसर आता है, 2 पुट करें देखें क्या आंसर आता है, 3 पुट करें देखें क्या आंसर आता है। जो भी आंसर आएंगे फिर आप देखें ऑप्शंस में वो किस पे डिविजिबल हैं। जैसे मैं स्टार्ट करूं, n को 1 पुट करने लगा हूं तो बनेगा 5⁻1 - 1, तो आंसर आ जाएगा 4। अब इस केस में तो n को 1 पुट करने भी आपको आंसर मिल गया, क्योंकि 4 जो है ये 5 पे डिविजिबल नहीं है, 4 3 पे डिविजिबल नहीं है और 4 जो है वो 6 पे डिविजिबल नहीं है। तो इन ऑप्शंस के मुताबिक जो 4 आप देख रहे हैं वो सिर्फ 4 पे डिविजिबल है, यानी डेल्टा इसका आंसर बनेगा। सो दिस इज इजी मेथड, शॉर्टकट है जो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। आपको यहाँ n1 पुट करने से ही पता चल गया, सम टाइम आपको n2 भी पुट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ n को 2 पुट करेंगे तो 5⁻2 25 और 25 - 1 24। तो अगेन आप देखते हैं कि 24 जो है वो 4 पे डिविजिबल है। ऑप्शन वो लेंगे जिसके ऊपर हमारे सारे आंसर डिविजिबल हों। अब 24 जो है वो 3 पे भी डिविजिबल है लेकिन 3 इसका आंसर नहीं बनेगा। 24 6 पे भी डिविजिबल है लेकिन 6 इसका आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि n को 1 पुट करने पे जो आंसर 4 आ रहा है वो इन पे डिविजिबल नहीं है, वो इस पे डिविजिबल है। तो इस तरीके से डिविजिबल वाले जो आपने क्वेश्चंस हैं वो उसको प्रैक्टिस कर लें और उसको देख लें। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपका बनता है 8.1 से, वो एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन में से है। अब एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन हमने उस तरह से यूज नहीं करनी प्रूव करने के लिए
लेकिन हम अगर क्वेश्चन है तो किस तरह से आंसर करेंगे। आपकी बुक पे क्वेश्चन नंबर 31 से 36 तक जो लास्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन के हैं। अब आप उसमें देखें सिचुएशन इस तरह से आपको मिल सकती है कि वी आर हैविंग इनइक्वालिटी n factorial is greater than 2 raised to power n minus 1 is true if। अब ऑप्शंस आप देखें, वी आर हैविंग n greater than equal to 1, n greater than equal to 2, n greater than equal to 3, n greater than equal to 4। अब आप ऐसे क्वेश्चन को किस तरह करेंगे, अगेन बैक सॉल्व करेंगे। अब आप अल्फा ऑप्शन देखेंगे n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर आप यहाँ 1 पुट करते हैं तो 1 फैक्टोरियल ग्रेटर है 2 रेज टू पावर n यानी 1 माइनस 1 के, विच मीन्स 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 इज ग्रेटर देन 1 विच इज फॉल्स। तो इसका मतलब अल्फा इसका आंसर नहीं है। बीटा को आप चेक करें, n को यहाँ 2 पुट करें, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2, और यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 रेज टू पावर 2 4, 4 माइनस 1 3, 2 इज ग्रेटर देन 3, रॉन्ग, ये भी इसका आंसर नहीं है। चार्ली को आप देखें 3 पुट करें, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6, और 2 रेज टू पावर 3 8, 8 माइनस 1 7, 6 इज ग्रेटर देन 7, अगेन दिस इज फॉल्स। अब आप डेल्टा ऑप्शन को देखें, n इक्वल्स टू 4 पुट करें तो 4 पुट करने पे 4 का फैक्टोरियल आप जानते हैं 24, और 2 रेज टू पावर 4 16, 16 माइनस 1 15, 24 इज ग्रेटर देन 15, यस दिस इज ट्रू, दिस मीन्स के फिर डेल्टा इसका आंसर बनेगा। तो इस तरीके से जो आखिरी क्वेश्चंस हैं सारे आप इनको प्रैक्टिस कर लेंगे, और प्रैक्टिस करके एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन क्वेश्चन भी आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज बायनॉमियल थ्योरम। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं वो बायनॉमियल थ्योरम से मिलते हैं। सो व्हाट इज बायनॉमियल थ्योरम एक्चुअली, अगर आप इसको रिवाइज कर लें पहले, बायनॉमियल मीन्स टू टर्म, और इसके ऊपर आप अगर पावर्स ले लें, एक्सपोनेंट्स ले लें, तो फिर हमें उसकी एक्सपेंशन करनी पड़ती है। जनरली आप पढ़कर आए हैं a प्लस बी रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू nc0, a की पावर n आएगी और b की पावर स्टार्ट होगी 0 से, फिर nc2 और इनफैक्ट nc1। अब a का जो एक्सपोनेंट है इसको डिक्रीज करना है आपने बाय 1 उसमें से माइनस करना है, और जो b की जो पावर एक्सपोनेंट है उसको आपने इंक्रीज करना है। तो ये बात आप याद रखें कि a की पावर स्टार्ट कहाँ से होती है, ये स्टार्ट होती है पावर यानी इंडेक्स से, लेकिन उसके बाद ये 1 डिक्रीज होती जाएगी, और b की पावर स्टार्ट कहाँ से होती है 0 से, और ये 1 इंक्रीज होती है। यानी नेक्स्ट टाइम अब आप लिख सकते हैं nc2, a की पावर में से फिर 1 माइनस करेंगे तो n माइनस 2 हो जाएगा, और b की पावर इंक्रीज करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, और अप टू सॉन प्लस अप टू सॉन ये कहाँ तक जाता है, जब तक nc0 1 2 3 4 अप टू सॉन ncn आ जाए। a की पावर n थी, फिर n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, और एंड के ऊपर n माइनस n आ जाएगी जो कि a रेज टू पावर 0, और b की पावर स्टार्ट 0 पे हुई थी, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 अप टू सॉन, खत्म कहाँ पर होगी n पे खत्म होगी। तो इससे हम कहते हैं बायनॉमियल थ्योरम। अब हम आएंगे इसकी कुछ रिजल्ट्स की तरफ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप रिजल्ट्स को देखें तो सबसे पहले ये जो पावर आप देखते हैं n, इसके बारे में आप याद रखेंगे इसका नाम है इंडेक्स। तो हम इसे कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल n इज इंडेक्स। सम टाइम एनी टेस्ट में अगर वो आपसे इंडेक्स पूछ ले तो आप ये कंफ्यूज ना हो कि इंडेक्स होता क्या है, तो मैंने आपको बता दी कि इंडेक्स पावर को कहते हैं। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखें, ये पावर जो इंडेक्स है ये हमेशा बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर्स को, जिसको आप कहते हैं z प्लस, पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। तो अगर ये पावर नेचुरल नंबर नहीं है तो फिर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो बायनॉमियल थ्योरम की एप्लीकेशन में जरूरी है कि जो पावर n है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। अगला पॉइंट आप नोट करें कि इस बायनॉमियल थ्योरम में जब आप ये एक्सपेंड कर चुके हुए हैं तो कुछ नंबर ऑफ टर्म्स बन रही हैं। अगर आपसे पूछा जाए कितनी नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन के बाद, तो याद रखें इसके लिए आपके पास रिजल्ट है कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये हमेशा पावर से एक ज्यादा होती है। यानी पावर यहाँ n है तो ओपन करने के बाद नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी, n+1 एक्चुअली बनेगी। फिर आप याद रखें नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी या फीचर, आपको मैं ये बता चुका हूं कि a जो है इसकी पावर इंडेक्स से स्टार्ट होती है और डिक्रीज होते होते खत्म कहां पर होती है 0 पर, जबकि b जो है इसकी जो पावर है जो एक्सपोनेंट है वो स्टार्ट कहां से होता है 0 से और इंक्रीज होते होते खत्म कहां पर होता है n पे यानी इंडेक्स पे। तो ये प्रॉपर्टी आपने ये भी याद रखनी है। इसके अलावा आप देखें नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सम ऑफ एक्सपोनेंट्स
of A and B in every term is equal to index. अब इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज को आप समझें कि सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी इन एवरी टर्म, हर टर्म के अंदर। अब आप देखें फर्स्ट टर्म ये वाली है, इसमें ए और बी का इंडेक्स आप देखें, इनकी सॉरी पावर्स आप देखें, तो जिनके एक्सपोनेंट्स हैं इनको सम करें n प्लस जीरो, तो n प्लस जीरो का आंसर क्या आएगा? n नहीं आएगा। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई, इन एवरी टर्म इज इक्वल टू इंडेक्स, इंडेक्स के इक्वल होता है हमेशा। अब आप इन दोनों को देखें, पावर्स को ऐड करें n बन रहा है, यहाँ पावर्स को ऐड कर लें n बन रहा है, यहाँ पावर्स को ऐड कर लें n, यानी हर टर्म में आप a और b की पावर्स को, एक्सपोनेंट्स को जब ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा किसके इक्वल होगा? इंडेक्स के इक्वल होगा, जो कि यहाँ पर हम n यूज करें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लें आप, दैट इज सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। अब ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कौन से होते हैं? ये जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर NC0, NC1, NC2, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होते हैं। इन सब का सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का फॉर्मूला याद रखें 2 रेज़ टू पावर n, n मतलब इंडेक्स। अब इसको फिर से लिखता हूं कि जो मैंने लिखा हुआ है सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, इसको आप यूं भी लिखें NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 से लेकर NCn तक, ये 2 रेज़ टू पावर n है। ऐसे पढ़ें या ऐसे पढ़ें, बात एक ही है, इसको आप सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कहते हैं। फिर इसमें एक और रिजल्ट बनता है, सम ऑफ even binomial coefficients is equals to sum of odd binomial coefficients। अब evenly placed binomial coefficients और odd placed binomial coefficients का जो सम है ये हमेशा इक्वल होता है, और होता किसके इक्वल है? फॉर्मूला इसका क्या है? फॉर्मूला याद रखें 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। 2 रेज़ टू पावर n बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम था, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इवन या ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम होता है। इसके बाद आप देखें जो नेक्स्ट रिजल्ट्स हम करने लगे हैं उसमें आप पढ़कर आए हुए हैं फॉर्मूले मिडिल टर्म के। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर आपने मिडिल टर्म्स फाइंड आउट करनी हो किसी क्वेश्चन में, दो केसेस आपने पढ़े। केस नंबर 1 इसका ये था कि इफ n इज इवन, अगर आपके पास जो इंडेक्स है वो इवन नंबर हो, तो उस केस में स्टूडेंट आपने जो फॉर्मूला इसका पढ़ा हुआ दैट वाज n by 2 प्लस 1th टर्म। अब ये आपको डिसाइड करना है क्वेश्चन में कि पावर क्या है, इवन है या ऑड है। और अगर पावर ऑड हो, एक्सपोनेंट ऑड हो, तो फिर आप देखें इफ n इज ऑड, इसका सेकंड केस, तो फिर आपको पता है कि इसके मिडिल टर्म 2 आती हैं। अब वो 2 कौन सी होती हैं? उसका एक तो ये है कि n प्लस 1 बाय 2th टर्म, एक ये बनती है, एंड फिर बनती है n प्लस 3 बाय 2th टर्म। तो याद रखें पावर ऑड है, वी विल हैव 2 मिडिल टर्म्स, और ये इसके फॉर्मूलाए हैं उनकी पोजीशंस को बताने के, और इवन केस में उनकी पोजीशन को बताने का ये फार्मूला है। लास्ट में इसमें आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, जो सबसे मेन फार्मूला है वो जनरल टर्म का फार्मूला है। अब जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे स्टूडेंट्स, वो मैक्सिमम जनरल टर्म के फॉर्मूले के साथ हो जाएंगे, इसलिए आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह से पता होना चाहिए। दैट इज हम इसको लिख रहे हैं ये जनरल टर्म के लिए, एंड दैट वाज आपने पढ़ रखा हुआ TR+1। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन या थ्योरम के अंदर जो जनरल टर्म होती है वो R+1th टर्म होती है, और फॉर्मूला इसका क्या है? NCR A रेज़ टू पावर n माइनस r एंड b रेज़ टू पावर r। अब आप देखिए इसमें a और b तो मिल जाते हैं आपको बाइनोमियल से, n जो है वो उसका इंडेक्स है, बाकी एक बात यहाँ पर रहेगी वो r है। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि r को हमने किस तरीके से हैंडल करना है। तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रूल है, जो आपको पता होना चाहिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं 8.2 में जो आपको दिए हुए हैं। उनसे पहले हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं रिजल्ट्स की। अब आप यूँ समझें कि आपके पास एक बाइनोमियल है, फॉर एग्जाम्पल एक बाइनोमियल लिख लेते हैं x प्लस 2y रेज़ टू पावर 6 सपोज कर लें। अब इस बाइनोमियल के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँ कि क्वेश्चन हो गया इसका इंडेक्स बताएं, इंडेक्स ऑफ दिस बाइनोमियल, तो आप क्या आंसर करेंगे? 6, जैसे कि आपने यहाँ पर देख लिया। अगर इसी बाइनोमियल पे नंबर ऑफ टर्म्स पूछी जाए आपसे किसी क्वेश्चन में, तो वो आप क्या बताएंगे? n+1, यहाँ n 6 है, 6 + 1 विच मीन्स 7 नंबर ऑफ टर्म। जब आप इसे एक्सपैंड करेंगे तो 7 नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगी। फिर इसी बाइनोमियल पे अगर आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ
exponents of x and y in third last term is equals to what? अब सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ x एंड y यानी पावर का सम किस टर्म में? थर्ड लास्ट टर्म में। मैं आपको प्रॉपर्टी बता चुका हूं कि हर टर्म में जो सम होता है वो इंडेक्स के बराबर होता है हर टर्म में। अब आपको उसने यहां पर कहा है थर्ड लास्ट टर्म, कोई भी टर्म हो सकती है, तो आंसर आपका क्या होगा? इंडेक्स, यानी यहां पर इंडेक्स क्या है? 6। सो आप करेंगे 6 इसका आंसर। इसके बाद आपसे इसी बायनोमियल पूछा जा सकता है कि आप बताएं सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट्स, तो आप क्या आंसर करेंगे? 2 रेज़ टू पावर n इसका फॉर्मूला है जो आपने वहां देखा, और 2 रेज़ टू पावर 6 बनेगा इस केस में, जिसका आंसर बनेगा 64। अब इसी क्वेश्चन में, इसी बायनोमियल में अगर आपसे पूछे सम ऑफ ऑड बायनोमियल कोफिशिएंट्स, ऑड कह दें या इवन कह दें, तो आप जानते हैं कि वो इक्वल होते हैं, और फॉर्मूला क्या है? 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, 2 रेज़ टू पावर 6 माइनस 1, दैट बिकम्स 2 रेज़ टू पावर 5 विच इज एक्चुअली 32। फिर आप देखें कि इसकी मिडिल टर्म की तरफ आ जाए। अब चूंकि इसकी पावर 6 है और 6 क्या है? इवन नंबर, तो इवन के केस में मिडिल टर्म्स कितनी होती है? एक ही होती है, और उसकी पोजीशन हमने बतानी वो कौन सी टर्म होगी, तो आप उस फॉर्मूले को यूज करेंगे मिडिल टर्म के लिए। सो वी राइट, अगर आपसे मिडिल टर्म की पोजीशन पूछी हो तो आप करेंगे इसमें n/2 + 1 विच बिकम्स 6/2 + 1, और ये बनेगा इसके अंदर फोर्थ टर्म। इसका मतलब कि इस एक्सपेंशन की जो मिडिल टर्म है उसकी पोजीशन क्या है? फोर्थ टर्म, यानी ये फॉर्मूला आपको लोकेट करके देगा, पोजीशन बताएगा। अब वो मिडिल टर्म एक्चुअली है क्या, पूरी क्या है, उसके लिए फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले से याद रखें, मिडिल टर्म नहीं आती, मिडिल टर्म की पोजीशन आ जाएगी, उसकी लोकेशन आ जाएगी, यानी फोर्थ टर्म, ये हमने बता दिया। अब फोर्थ टर्म है क्या, एक्चुअली क्या है, उसके लिए फिर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और इससे हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। सो लेट्स ट्राई दैट। अगर हम इसकी मिडिल टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फोर्थ टर्म हमें फाइंड आउट करनी। स्टूडेंट्स, फोर्थ टर्म के लिए आपको याद रखना है, आपने पढ़ा हुआ है कि बायनोमियल के अंदर हमने जोन सी भी टर्म फाइंड आउट करनी हो, आर की वैल्यू हमेशा उससे एक कम होती है। जैसे आपने यहां पर टर्म फोर्थ फाइंड आउट करनी है तो आप आर को यहां पर क्या यूज करेंगे? 3, हमेशा एक कम यूज करेंगे। अब ये फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो TR + 1, 3 + 1 T4 बनेगा। ए की जगह पर आप इसकी फर्स्ट टर्म यूज करें विच इज x, तो पहले NCR लिखें। n यहां पर क्या है? बेसिकली 6, और r की जगह पर आपके यूज कर रहे हैं 3। अब आप आए a की जगह पर, a यहां पर आपके यूज कर रहे हैं x, सो a की जगह पर आपने x लिखा, उसकी पावर n माइनस r विच बिकम 6 - 3 विच बिकम्स 3 मैंने लिख दिया, और b की जगह पर सेकंड टर्म आप यूज करेंगे विच इज 2y, तो यहां 2y और इसकी पावर r विच इज एक्चुअली 3। सो ये अब आपको वैल्यू निकाल कर देगा। 6c3 कैलकुलेट करें। अब c कॉम्बिनेशन है जिसका फॉर्मूला चैप्टर 7 में आपने पढ़ा हुआ है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब उससे भी कर लें, ये इसका एक आसान तरीका ट्रिक बता देता हूं, उसको आप यूज कर लिया करें। अब 6c3 है तो 6 को आपने ओपन करना है 3 टाइम्स। अब 3 टाइम इसलिए ओपन कि यहां 3 लिखा हुआ था, अगर यहां 4 होगा तो हम 4 टाइम ओपन करेंगे, डिवाइडेड बाय, अब नीचे 3 लिखा हुआ है, अब 3 को भी ओपन कर दें तो ये बनेगा 3 × 2 × 1, यानी फैक्टोरियल आप उसका ले लें। इसके बाद ये आ जाएगा x³ और 2 की पावर 3 8 और फिर y³, सिंप्लीफाई करें तो वो टर्म आपको मिल जाती है। अब ये 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, 4 × 5 बिकम्स 20, 20 × 8 बिकम्स 160, और 160 के साथ आप लिखेंगे x³ और y³। अब ये जो मैंने कैलकुलेट किया है, ये पूरी टर्म कैलकुलेट की है, और ये जो टर्म है ये फोर्थ टर्म मैंने कैलकुलेट की है, और ये असल में इस बायनोमियल की मिडिल टर्म है, यानी मिडिल टर्म की पोजीशन फोर्थ थी, और वो टर्म खुद एक्चुअली क्या है वो हमने कैलकुलेट कर ली, और इसके साथ साथ हमने इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस भी कर ली। तो सबसे पहले आपने देखा कि आपको एक बायनोमियल दिया जाए और उसकी कुछ पावर हो, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि बहुत आसान है, वेरी इजी टू आंसर है। अब आप आए कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर जो कि 8.2 बुक में भी आपको दिए हुए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 अगर आप देखें तो उनको हम प्रैक्टिस करने लगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपसे यूं कहा जाता कि द
term involving x raised to power 4 in the expansion of 3 minus 2x raised to power 7 is। अब क्वेश्चन पहले आपको समझ आना चाहिए, द टर्म इन्वॉल्विंग, क्या इन्वॉल्व करी वो टर्म, x रेज टू पावर 4 को इन्वॉल्व करी इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस बायनोमियल। जब आप इस बायनोमियल को एक्सपेंड करेंगे, यहां पावर 7 है, टर्म्स कितनी ओपन होंगी 8, उन 8 टर्म में से कोई एक टर्म ऐसी है जिसमें x रेज टू पावर 4 भी होगा। हमें एक्चुअली वही टर्म फाइंड आउट करनी है डायरेक्टली। तो अब डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ऑप्शंस देख लें, फिर हम फॉर्मूले को यूज करते हैं। मैंने पहले भी फॉर्मूला अप्लाई करके आपको दिखाया। वी आर हैविंग ऑप्शंस लाइक 1 3 2 0 x रेज टू पावर 4, 1 5 1 2 0 x रेज टू पावर 4 और 2 3 1 0 x रेज टू पावर 4 और 1 1 3 1 x रेज टू पावर 4। अब आप देखिए इसमें से कोई एक टर्म है जो कि इसका आंसर बनेगी। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इसको इसके अंदर से ये फॉर्मूला अप्लाई करके तो फिर फाइंड आउट कर लेते हैं। सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला विच इज बेसिकली TR+1 NCR, n यहां पर 7 है, 7CR, a की जगह पे 3 रेज टू पावर n माइनस r और b की जगह -2x रेज टू पावर r। आपने देखा कि अभी तक इस पूरे फॉर्मूले में मुझे r का नहीं पता, हम r फाइंड आउट कर लेते हैं। r फाइंड आउट करने का तरीका ये होगा कि आपने टर्म कौन सी निकालनी है, x रेज टू पावर 4। तो इस फॉर्मूले में से आपने x को सेपरेट करना है, इंडिविजुअल करना है। वो कैसे करेंगे, आप इसको एक स्टेप में लिखेंगे। वी विल हैव 7CR अगेन 3 रेज टू पावर 7 माइनस r। इसको आप देखें, इसको मैं लिख रहा हूं -2 रेज टू पावर r और फिर उसके साथ जो x है x रेज टू पावर r। इस तरह करने से हमने क्या किया, हमने x को इंडिपेंडेंट कर लिया, अलग कर लिया इस पूरे के अंदर से। हमेशा ऐसे किया करेंगे। फिर इस x का और इस x का जो क्वेश्चन में आप देखें, इनको कंपेयर करेंगे। यानी यूं किया करते हैं कि x रेज टू पावर r और x रेज टू पावर 4 को हमने कंपेयर कर लिया। बेसिस सेम है तो पावर इक्वल आ जाएंगे, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो आप जानते हैं कि असल में प्रॉब्लम कहां पर थी, r में। r हमें नहीं मिल रहा था तो r फाइंड आउट करने का तरीका बताया मैंने आपको। अब आप r की वैल्यू पुट कर दें इसमें तो आपका आंसर आ जाएगा। वी विल हैव 7C4 3 रेज टू पावर 7 माइनस 4, 3 रेज टू पावर 3 लिख रहा हूं, -2 रेज टू पावर 4 एंड x रेज टू पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई करना, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्पीड अप हो जाएगा आपसे। अब 7C4 को आप कैसे ओपन करेंगे, जैसे भी मैंने ऊपर आपको बताया था, आप इसको लिखेंगे 7 × 6 × 5 × 4। मैंने 4 टाइम ओपन किया क्योंकि यहाँ 4 लिखा हुआ है, और इसको आप डिवाइड करेंगे, 4 को ओपन कर दें, ये वाला जो 4 है यानी 4 फैक्टोरियल ले लें आप। फिर -2 रेज टू पावर 4 और 3 रेज टू पावर 3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 रेज टू पावर 3 बनेगा 27 और ये बनेगा 16 इंटू x रेज टू पावर 4। तो सिंप्लीफिकेशन आप इसमें कर दें। फॉर इंस्टेंस इस 6 को इस 6 से कैंसिल कर दें और इस 4 को आप इस 4 से कैंसिल कर लें। 5 × 7 35 और 27 16 को मल्टीप्लाई कर लें तो टर्म आपको मिल जाएगी। ऑप्शन में से आप देखिएगा, इनको मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर बनेगा वो बीटा ऑप्शन बनेगी। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने किया क्या, हमने बेसिकली इस फॉर्मूले की इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की है, प्रैक्टिस की है। आर फाइंड आउट करना हमारे लिए चैलेंजिंग था तो उसका तरीका बता दिया आपको कि जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है उसको और इसको कंपेयर कर लें, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ आर। अब इस टाइप के बुक पे आपको और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एडवाइस ये है कि उनको भी आप एक दफा ऐसे प्रैक्टिस कर लें तो यू कैन डू इट इन अ बेटर वे। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन जो हम करते होते हैं, जो कि अक्सर टेस्ट में भी आता होता है, और उसमें ये है कि कोई टर्म का नंबर आपको दे दिया जाए, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी करवाया, एक दफा फिर आप इसको देख लें। लाइक हम कहते हैं 5th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, कोई बायनोमियल ले लेते हैं, लाइक वी आर हैविंग x - 2y रेज टू पावर 6 इज। अब आप देखें कि इस एक्सपेंशन के अंदर आपने 5th टर्म बतानी है, और मैं आपको बता चुका हूं इससे पहले भी कि जब कोई टर्म पता हो, 5th 4th 6th 7th कोई भी टर्म पता हो, पोजीशन पता हो, तो जो r है वो बहुत इजीली मिल जाता है। अब जैसे इसमें आप देखें कि 5th टर्म के लिए बेसिकली r आप क्या यूज करेंगे, 4। r की वैल्यू हमेशा एक कम होती है। अब वैल्यूज प्लग इन कर दें फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या बनेगा, TR+1 NCR a रेज टू पावर n माइनस r and b raised to power r which is actually 4। बस आप इसको सिंप्लीफाई करिए, विल गेट द आंसर। लाइक 64 आप करके देखें,
इसमें विल हैव 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एक्स रेज टू पावर 2 बन जाएगा, माइनस 2 रेज टू पावर 4 16 और y रेज टू पावर 4। सिंप्लीफिकेशन कर लिया करें। अब सिंप्लीफिकेशन में आप देखें ये 3 2 6 इससे मैं कैंसिल कर रहा हूँ और 4 मैं इसके साथ कैंसिल कर रहा हूँ, तो ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारे पास सिचुएशन बनेगी 3 5 और 16 आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो वी विल हैव 80 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल हैव 240, सो दैट इज 240 एक्स स्क्वायर एंड वाई 4। तो इस तरीके से अगर आपको किसी टर्म का नंबर पोजीशन पता हो तो आर बड़ी आसानी के साथ फाइंड आउट करके आप इसे कैलकुलेट कर लिया करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन हमने करना है इसमें, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर हम देखते भी हैं। क्वेश्चन यूं है कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक और बाइनोमियल यूज करेंगे, इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2 ओवर x रेज टू पावर 10 इज। अब कोई टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है इसकी एक्सपेंशन के अंदर, वो आपने फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स सी द ऑप्शन वी आर हैविंग लाइक 252 145 210 और यू कैन से नन ऑफ दीज। अब सबसे पहले आप देखिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब है कि जिसमें एक्स नहीं लिखा हुआ वो टर्म बतानी है, और जिसमें एक्स नहीं लिखा हुआ एक्चुअली याद रखें उसमें एक्स रेज टू पावर 0 है। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो टर्म निकालने जिसमें एक्स रेज टू पावर 0 है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब आप ऑप्शंस देखें, जो ऑप्शंस मैंने आपको दी हुई हैं इन सब में एक्स रेज टू पावर 0 ही है, क्योंकि एक्स रेज टू पावर 0 का मतलब है 1, एक्स नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग। हम इसको कैलकुलेट फिर से उसी फॉर्मूले के साथ करने जा रहे हैं, और वो फॉर्मूला बनेगा अगेन टी आर प्लस 1 एन सी आर का नहीं पता, ए रेज टू पावर एन माइनस आर एंड बी रेज टू पावर अगेन आर के लिए मैंने आपको तरीका यहां पर समझाया था इस क्वेश्चन में, वही हम करने लगे हैं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में से x को अलग करेंगे। तो हम इस करने लगे 10 सी आर एक्स रेज टू पावर, ये 10 माइनस आर लिखा हुआ है, ये जो x देख रहे हैं इसको ऊपर लेके जाए x की पावर माइनस आर आएगा। उस x की पावर माइनस आर को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो क्या बनेगा 10 माइनस 2 आर, और ये माइनस 2 रेज टू पावर आर, ये वैसे ही आ जाएगा। तो यहां तक आप देखिए हमने x को इसमें से सेपरेट कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। फिर मैंने आपसे क्या कहा था, इस x को इस x को आपने कंपेयर करना होता है। जब कंपेयर करेंगे तो पावर्स क्या हो जाती है, इक्वल। अब जब पावर्स इक्वल हो जाएंगे तो देखिएगा 10 माइनस 2 आर इसकी पावर और उसकी पावर इक्वल हो जाएगी, तो r की वैल्यू यहां से स्टूडेंट्स क्या मिलेगी आपको 5। तो असल इशू यही होता है r फाइंड आउट करना। अब r मिल गया, आप वैल्यू पुट कर दें फॉर्मूले के अंदर, सो यू विल सी दैट हमारे पास आ जाएगा 10c5 एक्स रेज टू पावर, यहाँ 5 पुट करेंगे 0 और माइनस 2 रेज टू पावर 5 बन जाएगा माइनस 32। तो अब आप देखें कि सिचुएशन ये है कि आप 10c5 को माइनस 32 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मजीद इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कि जो बात मुझे यहाँ से नजर आ रही है वो एक्चुअली ये है कि इनको मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव आंसर आएगा। देख रहे हैं आप, ये नेगेटिव है। जब नेगेटिव आंसर आएगा तो फिर ये भी नेगेटिव नहीं है, ये भी नेगेटिव नहीं, ये भी नेगेटिव नहीं है, तो स्ट्रेट अवे आप क्या करेंगे, ये इसके आंसर नहीं हो सकते क्योंकि इनको नेगेटिव होना चाहिए था। तो फिर ऑब्वियसली आप आंसर क्या करेंगे इसका, डेल्टा नन ऑफ दीज। तो सम टाइम इस तरह से भी आपको पिक करना होता है सिचुएशन को कि बगैर कैलकुलेट किए आप देख लेते हैं कि ये सारी ऑप्शन इसका आंसर नहीं बन रही। तो दिस वाज टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है जी। और इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पॉसिबली बन सकता है वो मिडिल टर्म का बनता है, मिडिल टर्म का। और मिडिल टर्म इससे पहले मैं आपको यहाँ कैलकुलेट करवा चुका हूँ इस बाइनोमियल के ऊपर, और इस तरह आप बुक पे देखें कि मिडिल टर्म के और भी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, तो वो भी आपने प्रैक्टिस कर लेने हैं, जैसे अभी हमने ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि मिडिल टर्म किसी ना किसी की वो आपसे पूछ ले। सो ऑल दीज क्वेश्चंस वर फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम एक्चुअली, जो हमने कर लिया, और ये आपको 8.2 में स्टफ मिलता है जिसको आपने प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आप देखें इसमें जो 8.3 में है बाइनोमियल सीरीज। तो सबसे पहली बात है कि व्हाट इज बाइनोमियल सीरीज। तो आप पहले आप उसका फॉर्मूला रिवाइज कर लें। वी आर डिस्कसिंग बाइनोमियल सीरीज।
आप इसकी सीरीज का फॉर्मूला पढ़ चुके हुए हैं। सो दैट वाज 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। अब हम इस फॉर्म को देखने लगे हैं और दैट इज जब आप इसको ओपन करते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू ओवर 3 फैक्टोरियल और एक्स क्यूब और अप टू सॉन। याद रखें जो बायनॉमियल सीरीज है ये अप टू सॉन चलती है, कहना मैं चाहता हूँ ये इनफाइनाइट होती है। इससे पहले जो बायनॉमियल थ्योरम आपने पढ़ा था यानी बायनॉमियल एक्सपेंशन जो आपने की थी उसकी वो फाइनाइट थी, ये इनफाइनाइट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इसको आपने अप्लाई कब करना है, इसको नोट में आप याद रखें कि इसको कब अप्लाई करेंगे, जब n इज नेगेटिव इंटीजर, मतलब n ये जो आप देख रहे हैं इसका इंडेक्स पावर वो नेगेटिव इंटीजर हो या फिर वो क्या हो, और या फिर वो किसी फ्रैक्शन के अंदर हो, कोई फ्रैक्शन हो 1/2 1/3। तो यहां पावर नेगेटिव आ जाए या फ्रैक्शन आ जाए तो याद रखें फिर आप बायनॉमियल सीरीज यूज करते हैं एक्सपेंशन के लिए, राइट। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट जो इसमें सिचुएशन है वो ये कि जो x आप देख रहे हैं इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है जी, वो आप नोट करें। याद रखें हम कहते हैं कि x मॉड शुड बी लेसर देन 1 इन दिस केस। x मॉड लेसर देन 1 का मतलब क्या होता है, जिसको आप यूं समझ लें कि x की जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में है। x इज ग्रेटर देन -1 +1, तो ये इसका मतलब है, ये इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। तो ये दो बातें हैं जो आपने बायनॉमियल सीरीज के बारे में याद रखनी है। अब आप देखिए 8.3 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपसे यही पूछता है कि एक तो आप वैलिडिटी फाइंड आउट करें और एक आप एक्सपेंशन करें। अब एक्सपेंशन का क्वेश्चन अगर आएगा तो वो आप कर लेंगे क्योंकि एक्सपेंशन का फॉर्मूला आप देख लें, दैट इज वेरी मच इजी, राइट। मैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन करने लगा हूं, जैसे कि आपसे कहा जाए कि 1 माइनस 2x रेज टू पावर -1/3 इज वैलिड इफ। ये वैलिड कब है? अब आप ऑप्शंस देखिए, वी आर हैविंग लाइक -2x 2 बीटा ऑप्शन, -1/2 एंड x 1/2 चार्ली ऑप्शन और इस तरह डेल्टा ऑप्शन, राइट। तो आप देखें कि इस केस के अंदर वी आर हैविंग समथिंग लाइक दिस, यहां पर हम इसको 4 कर लेंगे। अब आप देखें कि इन ऑप्शंस में से वैलिडिटी ढूंढने का तरीका ये है कि जो अभी मैंने आपको ये कंडीशन बताई इसको यूज कर, इस कंडीशन के मुताबिक मैंने आपसे कहा था इस x के ऊपर कंडीशन है और यहां पर क्या लिखा हुआ है -2x, राइट। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको करेंगे -2x मॉड इज लेस देन 1, इस कंडीशन के मुताबिक जो सेकंड टर्म है उसका मॉड लेस देन 1। अब आप देखें मॉड में नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप इसको 2x लिख लें, फिर 2 को यहां लाके डिवाइड कर लें तो ये x मॉड यूं बन जाएगा। तो एक्चुअली ये इसका आंसर है। अब आप देखें ऑप्शन में ये टाइप आपको नजर नहीं आती तो आप इसको ओपन कर लें। जब आप इसको ओपन करेंगे, जैसे मैंने आपको ये ओपन करके दिखाया कि इसको यूं ओपन करते हैं, तो इसे आप कैसे लिखेंगे -1/2 x और 1/2, और ऑप्शन में आप देखें तो बीटा इसका आंसर बनेगा। सो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर जितने भी पार्ट्स हैं उनमें जो कंडीशन है वो इस तरीके से आपने बनानी है। अगर आपको इसके एक्सपेंशन कहा जाए कि आप इसे एक्सपेंड करें और इसी क्वेश्चन में आप इसको एक्सपेंड करें अप टू 3 टर्म्स, तो इसी क्वेश्चन का मैं सेकंड पार्ट बना देता हूं और सेकंड पार्ट में आपसे कहा जाए कि एक्सपेंड 1 माइनस 2x रेज टू पावर -1/3 अप टू 3 टर्म्स। अब देखिए 3 टर्म्स का मतलब ये है कि यहां पर आपने देखा है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, यहां तक आपने इसको ओपन करना है। सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आप इसे कर सकते हैं। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो बनेगा बेसिकली क्या, 1 प्लस nx, ये n है, इंटू x, दिस इज x, प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर, ये x है विच इज -2x एंड दैट्स इट। अब आप क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ऑप्शन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी आपने इसको प्रैक्टिस करना है। इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप देखें, एक्सरसाइज पे आपको सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ 8.3 का,
और उसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन की बात होती है, लाइक अगर हम करें 31 रेज टू पावर 1/5 इज नियरली इक्वल टू, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। अब आप देखें ये क्वेश्चन विद कैलकुलेटर आमतौर पे किया जाता है, एंट्रेंस में आपने इसको विदाउट कैलकुलेटर करना है, और फिर इस केस में आप बायनॉमियल सीरीज को यूज करते हैं, एक्सपैंड करके फिर आप अप्रोक्सीमेट करते हैं इसको। हम इसको ट्राई करने लगे हैं, प्रैक्टिस करने लगे हैं, बाकी पार्ट्स को भी आपने करना है। उससे पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं, लाइक वी आर हैविंग 2.20 और 1.98, अप्रोक्सीमेटली 1.30 और यू कैन से 1.50। अब आप देखें कि सबसे पहला काम तो इसको बायनॉमियल बनाएं, टू टर्म्स में शिफ्ट करें, उसे केयरफुली करें क्योंकि पावर 1/5 आपने देखना है कि 31 के नजदीक कोई नंबर कोई ले ऐसा जो 1/5 के साथ सॉल्व करना आसान हो। जैसे आप यहां पर देखें, मैं इसको लिख रहा हूं 32 - 1 रेज टू पावर 1/5। अब 32 मैंने इसलिए चूज किया है कि 2 की पावर 5 32 होता है, तो 32 की पावर 1/5 कैलकुलेट करना आसान है। प्लस करना है, माइनस करना है, वो फिर आप खुद ही उसको देख लेते हैं हमने क्या करना है। बायनॉमियल सीरीज के लिए यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो 1 के लिए आप 32 रेज टू पावर 1/5 इसे कॉमन कर लें, यहाँ बचेगा 1 और ये बनेगा 1/32 रेज टू पावर 5। हमने इसे कॉमन किया, कॉमन इसलिए करते हैं यहाँ 1 चाहिए होता है आपको हमेशा। अब आप देखें 32 रेज टू पावर 1/5 जो मैं पहले आपसे करा था, अब इसको सॉल्व करना इजी है क्योंकि ये असल में क्या बना हुआ है 2 रेज टू पावर 5 ओवरऑल 5। अब आप इस तरफ आ जाए, ये बायनॉमियल सीरीज बनी हुई है, इसको जब आप ओपन करेंगे क्योंकि इसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन है 1/5, तो आप ओपन करें इसको और लिखें 1 फॉर्मूले का प्लस nx, n यहाँ 1/5 है और x यहाँ पर, एंड दैट्स इट। मैं बस इसको इतना ही ओपन कर रहा हूँ, 2 टर्म्स काफी है क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना, तो बहुत ज्यादा नहीं इसको ओपन करेंगे। अब आप देखिए ये तो बन गया 2 ब्रैकेट एंड दिस इज 1 माइनस ये 1 into 5 दिस थिंग। अब 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बनेगा, और 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये कैंसिल करेगा इसको, 16 into 5 क्या बनेगा 80। तो ये ओवरऑल इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बनेगी। अब एक बात जो आपको क्लियर हो रही है इसकी जजमेंट में, 2 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं। अब 2 में से जो आप माइनस कर रहे हैं वो बहुत छोटी सी वैल्यू 1/80 आप देखें बहुत स्मॉलर वैल्यू होगी। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि अल्फा इसका आंसर कभी भी नहीं हो सकता कि 2.2 से बड़ी वैल्यू है, हमें यहाँ 2 से बड़ी वैल्यू मिल ही नहीं सकती, 2 में से माइनस कर रहे हैं। अब ये तीनों वैल्यू 2 से छोटी हैं, लेकिन आप देखें जो 2 में से आप माइनस कर रहे हैं 1/80 वो बहुत छोटी सी वैल्यू है, बहुत माइनर वैल्यू है। तो अब जब आप उसको माइनस करेंगे तो 1.30 काफी लेसर है 2 से, यहां तक हम नहीं पहुंच सकेंगे। 1.50 ये भी काफी लेसर है 2 से, यहां तक हम नहीं पहुंच सकेंगे। 1/80 बहुत छोटी सी वैल्यू है, जब आप 2 में से माइनस करेंगे तो आप क्लोजर टू 2 रहेंगे, 2 के करीब रहेंगे। तो जजमेंट करने के 2 के नजदीक ये ऑप्शन है, तो यही इसका आंसर है जो कि इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, विच इज मच क्लोजर टू 2 एक्चुअली। तो इस तरह से आपने और भी क्वेश्चन देखने एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे जिसमें आप ये अप्रोक्सीमेशन कर रहे होते हैं। लास्ट में मैं आपको बता दूं कि आपकी बुक के पेज नंबर 275 है जिसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स लिखे हुए 6 रिजल्ट्स हैं, उनको याद करने की कोशिश करें। 1 + x रेज टू पावर -1, 1 + x रेज टू पावर -2, 1 + x रेज टू पावर -3, इस तरह 1 - x रेज टू पावर -1, -2 एंड -3। तो उन्हें भी कोशिश करें आप याद रखें, सम टाइम उसमें से भी आपसे वो क्वेश्चन पूछ लिया करता है।